हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका विश्व भूगोल की श्रृंखला में। जैसा कि आप जानते होंगे, विश्व भूगोल के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक के लेक्चर आपको पहले से मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उस सारे लेक्चर को आप देख लेंगे। बाकी मैंने उसका प्रैक्टिस भी कराया हुआ है, तो सारे लेक्चर देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। और उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये हमारा अगला टॉपिक होगा महाद्वीपों के बारे में। तो जो हमारे प्रमुख प्रमुख महाद्वीप हैं, वहां से जो प्रश्न बनते हैं, जो जो प्रश्न वहां से बनते हैं, आप देखोगे आने वाली जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या आपका यूपीपी हो, या जितनी भी हमने कहा स्टेट की अदर स्टेट की एग्जाम होते हैं, आपके सारे एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना। तो ये हमारा जो टॉपिक होगा, महाद्वीपों से जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, सारे प्रश्न यहाँ से कवर होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसका जो है डिटेल विश्लेषण करने वाला हूँ। पूरी तरह से हमने कहा विस्तारित रूप होगा इस क्लास का। तो महाद्वीपों के बारे में जितनी जानकारियां होती हैं, जितने सारे प्रश्न बनते हैं, सबको एक में समाहित करके धीरे धीरे 1 बाय 1 करके मैं एक एक क्लास जो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सारे लेक्चर आपके जो होंगे वो महाद्वीपों के बारे में होंगे। तो कई पार्ट में हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे 7 महाद्वीप हैं, तो महाद्वीपों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। तो एक एक महाद्वीप के बारे में एक एक दिन में आपको जो है लेक्चर वीडियो में सारी महाद्वीपों के बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महाद्वीप, तो जब महाद्वीपों का निर्माण हुआ, आप जानते हो कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। तो जो हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो गर्भ में आप जानते हो तापमान, उसका टेम्परेचर जब बढ़ने लगेगा, तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका दबाव भी बढ़ेगा पृथ्वी के गर्भ में। आप जैसे देखते हो, तो हमारी पृथ्वी है, तो इसके पृथ्वी के गर्भ में जब इसका तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने के साथ इसका दबाव भी बढ़ता है, और दबाव बढ़ने के साथ इसमें क्या होता है, विस्तार होता है। किसी भी चीज को जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी भी चीज का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होता है, विस्तार होता है ना विस्तार। चाहे वो हमने कहा आपका गैस माध्यम में हो, चाहे ठोस माध्यम में हो, चाहे आपका वो द्रव माध्यम में हो, तीनों माध्यमों को जब हम गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो प्रसार होता है। उसी तरह से महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। जो पृथ्वी के गर्भ में टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने के कारण क्या होता है, ये जो इसकी प्लेटें हैं, पृथ्वी की प्लेटें हैं, जो भूपर्पट्टी है, उसका निर्माण हुआ है। प्लेटों का जब विस्तार हुआ है, विस्तार होने के बाद भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ है, उससे हमारे सारे महाद्वीप बने, है ना। तो महाद्वीपों का निर्माण, और महाद्वीपों का जो निर्माण आप जानते हैं, ये प्राथमिक निर्माण प्रक्रिया के प्राथमिक क्रम में आता है। तो निर्माण प्रक्रिया के निर्माण प्रक्रिया के प्राथमिक क्रम में किसका निर्माण होता है, तो आप जानते हैं महासागर और महाद्वीप। महासागर और आपके महाद्वीप, ठीक है। तो निर्माण प्रक्रिया के क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले महासागरों का निर्माण हुआ है, तत्पश्चात महाद्वीपों का निर्माण हुआ है पृथ्वी पर। तो इसके बाद आप देखते हैं पर्वतों का निर्माण होता है, मरुस्थलों का निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है। ये सारे उच्चावाच आपको दिखाई देते हैं। लेकिन प्राथमिक क्रम में जिनका निर्माण होता है, प्राथमिक क्रम के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है प्राथमिक क्रम में किन उच्चावाचों का निर्माण होता है, तो आपके महासागर बनते हैं और आपके महाद्वीप बनते हैं। तो जो आप महाद्वीप वर्तमान में देख पा रहे होंगे, जो महाद्वीपों का स्वरूप स्वरूप वर्तमान में आपको दिखाई देता होगा, तो उस तरह हमने कहा प्रारंभ में उस तरह सा स्वरूप नहीं था। तो शुरू में इसको प्रारंभ में क्या कहा जाता था, सुपर कंटिनेंट कहते थे। क्या कहते थे इसको, महाद्वीपों को सुपर कंटिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट। तो ये जो आपका सुपर कंटिनेंट था, जैसे आप देखोगे तो ये इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई। बाकी आप देखोगे
ये जो आपका भूखंड हो गया इसको कहा गया है सुपर कंटिनेंट, है ना। प्रारंभ में सुपर कंटिनेंट ही था, और जब हमने कहा इसके जो चारों ओर सागर लहराता था उसको क्या कहा जाता था, पैंथलासा सागर। ये आपका पैंथलासा सागर था, पैंथलासा सागर, ठीक है। तो पैंथलासा सागर था, इसको चेंज कर लेते हैं। पैंथलासा सागर, ठीक। तो सुपर कंटिनेंट था, और जो चारों ओर से घिरा हुआ था, किससे घिरा हुआ था, पैंथलासा सागर से घिरा हुआ था, तो इसको पैंथलासा सागर कहा जाता था। बाद में इसके इस पैंथलासा सागर के अलग अलग नाम हो गए, आपके जो सारे महासागर बन गए पैंथलासा सागर से। और ये जो आपका सुपर कंटिनेंट था, इससे बहुत सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में आपको दिखाई देते होंगे 7 महाद्वीप, है ना, इस तरह से। तो जब भी आपसे पूछा जाए महाद्वीपों का निर्माण किस क्रम में हुआ, तो प्राथमिक क्रम में हुआ है, और महाद्वीपों के साथ प्राथमिक क्रम में आपका महासागर भी आता है, ठीक है। तो इसके बाद जब भी आप देखते होंगे तो जो आपका सुपर कंटिनेंट था उसमें किस प्रकार से विभाजन हुआ, तो आप इसको देखेंगे तो ये जो सुपर कंटिनेंट है तो पहले इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आपको दिखाई देगा सुपर कंटिनेंट, सब आपस में मिला हुआ है ना। लेकिन इसमें विभाजन होता है, और ये जो विभाजन होता है किस युग में होता है, तो कार्बोनिफरस युग में, कार्बोनिफरस युग में, कार्बोनिफेरस युग। और कार्बोनिफेरस युग में विभाजन के बाद जैसे जो सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थ्योरी है, वो आप जानते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय जो आपका विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, वेगनर के द्वारा। वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसी के अनुसार हम महाद्वीपों का स्वरूप देखते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत सर्वाधिक, हमने कहा सर्वमान्य और सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। ये जो थ्योरी है वेगनर के द्वारा दिया गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो कौन सा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा ही धीरे धीरे विभाजित होकर सारे महाद्वीप बनते हैं आपके। जो आपका एक भूखंड होता है कार्बोनिफेरस युग में, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको मैंने कहा सुपर कंटिनेंट, या इसी को हमने कहा नाम दिया जाता है पैंजिया। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका पैंजिया, ठीक है, ये होता है आपका पैंजिया। और पैंजिया जब टूटता है कार्बोनिफेरस युग में, किस युग में, कार्बोनिफेरस युग में, जब पैंजिया टूटता है कार्बोनिफेरस युग में, तो आपका आता है ये दूसरा युग आता है। ये सारे दो पार्टों में, एक बनता है आपका लॉरेशिया जिसको अंगारा लैंड कहा जाता है, एक दूसरा आपका बनता है गोंडवाना लैंड। तो ये लॉरेशिया बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉरेशिया कहते हैं, लॉरेशिया, ठीक है, या इसी को अंगारा लैंड कहा जाता है, अंगारा लैंड, ठीक है बच्चे। और उसके बाद आपका जो दूसरा होता है, ये दूसरा वाला पार्ट होता है जिसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार विभाजन होता है, और ये जो विभाजन होता है ये किस युग में होता है, तो ये विभाजन होता है आपका ट्रियासिक युग में। किस युग में, ट्रियासिक युग में, ट्रियासिक युग, ठीक है। तो यहां पर जब विभाजन होगा 225 मिलियन ईयर एगो, 225 मिलियन वर्ष पूर्व में, और उसके बाद ये जो आपका आता है दूसरा युग आता है ट्रियासिक युग। यहाँ पर विभाजन होता है 150 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 150 मिलियन वर्ष पहले। ये बनता है आपका दो पार्ट में, एक लॉरेशिया होता है और एक गोंडवाना होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए जो आपका पैंजिया है, पैंजिया का निर्माण कब होता है, क्योंकि पहले ये नहीं था। ये जो आपको भूखंड दिखाई दे रहा है चारों तरफ पैंथलासा सागर है, तो पैंथलासा सागर ही था।
पैंथलासा सागर के बाद आपका पैंजिया बनता है। तो ये पैंजिया आपका 225 मिलियन ईयर्स एगो बनता है, ठीक है, जिसको कहते हैं, जिस युग में बना है उस युग को कहा जाता है कार्बोनिफेरस युग। उसके बाद आपका जब 150 मिलियन वर्ष बाद में कौन सा बनता है आपका, तो दो पार्ट में टूट जाता है। एक बनता है आपका लॉरेशिया, जिसको क्या कहते हैं, अंगारा लैंड कहा जाता है, और दूसरा पार्ट आपका बनता है गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड ये जो है उत्तर की दक्षिण की तरफ विस्तारित होता है, और ये वाला भाग जो है किधर विस्थापित होता है, तो ये उत्तर की तरफ। तो आपका लॉरेशिया या अंगारा लैंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ, और आपका गोंडवाना लैंड जो है ये किस ओर विस्थापित हुआ, दक्षिण की ओर विस्थापित हुआ। और इसका निर्माण कब हुआ, तो दोनों कब टूटे ये पूछा जाए आपसे, तो त्रियासिक युग में ये टूट के दो पार्ट में हो जाते हैं ना, महाद्वीपों के निर्माण के क्रम में। उसके बाद आता है आपका 100 मिलियन वर्ष योर एगो 100 मिलियन वर्ष पहले जो आपका बनते हैं, वो क्या बनते हैं, कौन कौन से, तो आपका ये जो विस्तार होता है, ये जो लॉरेशिया था और गोंडवाना लैंड था, लॉरेशिया टूटेगा, तो लॉरेशिया टूटने के बाद आपका एक नॉर्थ अमेरिका यहां से बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका बनता है। और उसके बाद आपका जो दूसरा पार्ट होता है, एक यहां पर एशिया होता है, एशिया बनता है, और एक आपका यूरोप बनता है, ठीक है। तो जब भी हमने कहा लॉरेशिया में या अंगारा लैंड में विभाजन होगा, यहां से 3 महाद्वीपों का निर्माण होगा। एक आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनेगा, और दूसरा जो बनेगा यूरोप बनेगा, और तीसरा जो बनेगा आपका एशिया महाद्वीप का निर्माण होगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद होता है आपका ये वाला पार्ट जो है, जो साउथ की तरफ, जो दक्षिण की तरफ विस्थापित हुआ था, गोंडवाना लैंड में ये हमने कहा ये आपका 4 पार्ट में टूटता है। एक आपका बनता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिसको साउथ अमेरिका कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और एक आपका बनता है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। और उसके बाद एक बनता है आपका अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका बनता है यहां पर। और उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण होता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। इन सारे महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि जो है उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया किसके पार्ट है, तो आप बताओगे लॉरेशिया या अंगारा लैंड के पार्ट है। बाकी आपका जब भी पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सारे किसके भाग हैं, तो आप बताओगे कि ये जो है गोंडवाना लैंड के भाग हैं। और आपसे ऐसा पूछा जाता है भारत किसका भाग है, किस गोंडवाना लैंड का है कि अंगारा लैंड का है, तो आप बताओगे भारत जो भाग है वो किसका है, वो आपके गोंडवाना लैंड का है। क्योंकि जो भारत का भूमि है, जो भारत की भूमि है, जो भारत प्रायद्वीप है, भारत प्रायद्वीप जो आपका विस्थापित हुआ उत्तर की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ, ये अफ्रीका से ही जुड़ा हुआ था, ऐसा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार वेगनर के द्वारा बताया गया है ना। तो ये यहीं से जुड़ा हुआ था और विस्थापित होकर उत्तर पूर्व की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से उसके बाद आप देखोगे आज से जो है उसके पश्चात जो है वर्तमान स्वरूप जो है, मतलब 100 मिलियन वर्ष के बाद, और वर्तमान स्वरूप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको 7 महाद्वीप वर्तमान स्वरूप में दिखाई देंगे। इस तरह से स्पष्ट रूप से ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप, और उसके बाद ये यूरोप महाद्वीप हो जाता है। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिक महाद्वीप, ठीक है। इन 7 महाद्वीपों का निर्माण होता है इस प्रकार से। तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार इन सारे महाद्वीपों का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो ये कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया बना, और उसके बाद त्रियासिक युग में आपका लॉरेशिया या गोंडवाना लैंड बना, और उसके बाद आपका जुरासिक युग, इसको कहते हैं जुरासिक युग, जुरासिक युग, ठीक है। जुरासिक युग में आपके सारे महाद्वीप हमने कहा एक दूसरे से अलग हो गए इस प्रकार से, और हमने कहा स्पष्ट रूप जो आपको दिखाई देता है वो आपको दिखाई देता है किस युग में, तो इस युग में दिखाई देता है जो वर्तमान स्वरूप आपका यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए तो महाद्वीपों का स्वरूप आपको वर्तमान रूप में इस प्रकार से 7 महाद्वीपों के रूप में दिखाई देगा, जिसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो वर्तमान में ये हमारे 7 महाद्वीप वर्तमान स्वरूप जो है इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, इसको कहते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका,
और ये हो जाएगा बाबू आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका वर्तमान स्वरूप, ये आपको जो आपके सामने जो है वर्तमान स्वरूप है ना महाद्वीपों का, इसी को आप बार बार देखते होंगे। उसके बाद ये अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और इसके बाद ये यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। और ये आपका यूरेशिया या एशिया महाद्वीप कहा जाता है इसको, या एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक है आपका, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप, ठीक है बच्चे। तो जब भी आपसे पूछा जाए वर्तमान स्वरूप इस प्रकार से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इस प्रकार से आप देखोगे, अगर आपसे पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, या क्रम से पूछा जाए तो एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद जो आपका आता है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप दूसरे क्रम में सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अफ्रीका के बाद आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तीसरे क्रम पे आता है, और उसके बाद दक्षिण अमेरिका आता है चौथे क्रम पे, और पांचवें क्रम पे आपका आता है अंटार्कटिक महाद्वीप, और उसके बाद छठवें क्रम पे आता है आपका यूरोप महाद्वीप, क्षेत्रफल के अनुसार, है ना। उसके बाद सातवें क्रम पे और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है बाबू आपका कौन सा, ये है एशिया महाद्वीप, और उसके बाद जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो ये वर्तमान स्वरूप हमको दिखाई देते हैं। इसको हम जो है क्षेत्रफल के अनुसार, या जब भी आपसे जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए, तो ये तो क्षेत्रफल के अनुसार हो गया है ना। तो इस प्रकार से आप चलिएगा, हमेशा दिमाग में इस तरह से एक फिगर बना लीजिए, इस तरह से हम इसको देखते हैं, ऐसे देखिए, इस तरह से यहां से एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका महाद्वीप क्रम में, फिर ये आपका महाद्वीप आता है, फिर ये आता है, और इसके बाद आपका आता है अंटार्कटिक महाद्वीप आता है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है यूरोप महाद्वीप, फिर आता है ये। इस प्रकार से एक इमेज थोड़ा दिमाग में बनाइएगा कि अगर क्रम से पूछा जाए तो एशिया के बाद यहाँ अफ्रीका में, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर अंटार्कटिक महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार, फिर यूरोप आता है, लास्ट में जो सबसे छोटा महाद्वीप आता है आपका वो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, ठीक है। तो अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार बात करें महाद्वीपों के बारे में, तो याद रखिएगा आप, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार और उसके बाद जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। तो जब भी आपसे क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम पूछा जाए तो उसको याद रखिएगा, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, पांचवें पे कौन है, छठे पे, और आपका सातवें पे, ठीक है। तो आप देखोगे क्षेत्रफल के अनुसार, मैंने जो आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप जानते हो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका वो है एशिया महाद्वीप, एशिया। एशिया के बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है, अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद आपका आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद आपका आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इसके बाद आता है आपका यूरोप, और तत्पश्चात आपका आता है बाबू यूरोप, ठीक है। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, फिर सॉरी अंटार्कटिक यहाँ छूट गया, पहले अंटार्कटिक होगा, अंटार्कटिक, ठीक है। और अंटार्कटिक के बाद आपका आता है यूरोप आता है,
यूरोप आता है। और जो अंत में सबसे छोटा महाद्वीप है बाबू कौन सा है आपका, आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जानते नहीं तो जान लीजिए, ठीक है। कि क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार आपको ऐसे दिया जाता है, 4 दिया जाएगा, वहां से पूछा जाएगा क्रम से लगाइए उसको, तो क्रम से आपको लगाना होता है। एशिया सबसे बड़ा, उससे बाद जो उसका नंबर है अफ्रीका का है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा बाबू आपका, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। इसके बाद जब भी आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है, या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो किस प्रकार से देखोगे, तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं आप। जो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा आपका, एशिया का है, एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। और उसके बाद एशिया के बाद जनसंख्या के अनुसार जो दूसरे क्रम पर आता है आपका अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप। आपसे 4 ऑप्शन में देके पूछा जाता है बताइए किस महाद्वीप की संख्या सर्वाधिक है, तो मतलब किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को बनाकर पूछ सकता है यहाँ से, है ना, महाद्वीपों के बारे में, जनसंख्या के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के बाद आपका यूरोप महाद्वीप आता है, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। और यूरोप के बाद आपका आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और तत्पश्चात आपका आता है जो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। बाकी 7वां महाद्वीप मैंने लिखा नहीं, क्योंकि 7वें महाद्वीप पे कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। जो आपका अंटार्कटिक महाद्वीप है वहां पर कोई रहता नहीं, कोई लोग वहां नहीं रहते ना, कोई निवास नहीं करता। इसलिए जब भी आपको जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम पूछा जाए तो इस प्रकार से याद रखना, एशिया महाद्वीप सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या है, फिर यूरोप महाद्वीप आता है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, तत्पश्चात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। इतनी बातें यहां से आप याद रखोगे। इसके बाद आपसे जब भी पूछा जाए तो मैंने पैंजिया के 2 भाग बताए हैं, पैंजिया के, थोड़ा उसको भी देख लेंगे यहां पर। पैंजिया, पैंजिया, पैंजिया के 2 पार्ट आप जानते हैं, कौन कौन से 2 पार्ट हैं, तो आप जानते हो पैंजिया का एक पार्ट जो है आपका वो है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दूसरा पार्ट है आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड इसको लॉरेशिया भी कहा जाता है, लॉरेशिया कहते हैं इसको, ठीक है। और जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इनमें जब विभाजन होता है तो आप जानते हो अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बनते हैं, तो अंगारा लैंड से आपका उत्तर अमेरिका बनता है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सॉरी यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, और तत्पश्चात आपका बनता है एशिया महाद्वीप, जिसको यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया, आपका यूरेशिया बनता है, ठीक है, यूरेशिया या एशिया। और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बनते हैं, तो यहाँ से 4 महाद्वीपों का निर्माण होता है, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद जिस महाद्वीप का निर्माण होता है वो आपका कौन सा होता है, अफ्रीका अंटार्कटिक,
अंटार्कटिक, एक मिनट, अंटार्कटिक, ठीक है। तो अफ्रीका, अंटार्कटिक और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और इसके अलावा आपका बनता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अंगारा लैंड से ये 3 महाद्वीप बनते हैं। उसके बाद आपका जो गोंडवाना लैंड होता है वहां से जो है 4 महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो आपसे जब भी पूछा जाए भारत किसका भाग है, भारत प्रायद्वीप इसी के अंतर्गत आता है। भारत प्रायद्वीप, भारत प्रायद्वीप, भारत प्रायद्वीप। तो भारत प्रायद्वीप किस लैंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया से हमने कहा अलग होकर ये विस्थापित हुआ है। और ये सारे महाद्वीप आप जानते हो कि ये सारे महाद्वीप गतिशील हैं, अभी भी हमने कहा इनमें विस्तार हो रहा है ना। तो परिवर्तन तो संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहता है। तो कोई भी चीज आप जानते हैं कि स्थिर नहीं है, सारी चीजों में हमने कहा परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो हमने कहा समय हो या हमने कहा जो जो भी चीजें होती हैं, चाहे आपका भूखंड हो, सागर हो, वायु हो, सब में हमने कहा परिवर्तन होता रहता है ना। तो परिवर्तन होना संसार का नियम है। और ये जो सारे महाद्वीप हैं या जो सारे भूखंड आपको अभी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, इनमें अभी भी परिवर्तन होता जा रहा है ना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कोई पास आ रहा है, इस तरह से जो है विस्थापित हो रहे हैं। तो जब भी पूछा जाए कौन सा भूखंड किसका भाग है, तो आपको यहां से पता होना चाहिए। इसके बाद जो महाद्वीपों के अंतर्गत इतनी सारी चीजें थी, और पहला महाद्वीप जो हमारा होगा वो आपका होगा अंटार्कटिक। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप, ठीक है। तो आपका जो अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप है, तो एक एक करके हम सारे महाद्वीपों के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो जो चीजें होती हैं, जो जो प्रश्न बनते हैं, चाहे जो परीक्षा हो, चाहे आपका बैंक का हो, एसएससी का हो, या कोई भी परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाएं आती हैं, रेलवे वगैरह के जो भी परीक्षाएं आती हैं, आपके सारे प्रश्न महाद्वीपों से पूछे ही जाते हैं। तो उस प्रश्नों के बारे में और प्रत्येक महाद्वीपों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप, ये आपका जो महाद्वीप है अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप को इसकी जो उपसंज्ञाएं हैं, इसके अन्य नाम क्या है अंटार्कटिक महाद्वीप के, तो देखिए अंटार्कटिक महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, निर्जन महाद्वीप। इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसको कहते हैं गतिशील महाद्वीप कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो निर्जन महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, और इसे कहा जाता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, ठीक है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। महाद्वीप, और इसको जो है सबसे ठंडा महाद्वीप भी कहा जाता है, सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप, ठीक है। तो बच्चे आपसे जब भी पूछा जाए कि इस महाद्वीप के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो निर्जन महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिक महाद्वीप को। हम सबसे पहले जो है अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में सारी जानकारी ले रहे हैं, और इसके बारे में जो भी तथ्य बनते हैं सारे तथ्यों को हम जो है यहाँ पर खंगालेंगे, ठीक है। तो निर्जन महाद्वीप किस महाद्वीप को, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप इसलिए आप देखोगे
तो इसका संपूर्ण भाग 90% भाग जो है किससे ढका हुआ है, तो बर्फ से ढका हुआ है, हिम क्षेत्र है। 90% भाग इसका जो है हिम क्षेत्र है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है ना। उसके बाद गतिशील महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप इसलिए कि इसका बर्फ पिघलता रहता है, तो कभी आप देखोगे कुछ भाग इसका खुल गया है, बर्फ वहां पर नहीं है, इस प्रकार से आप देखोगे कि महाद्वीप मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि बर्फ पिघल जाती है, बर्फ रहता तो दिखाई देता हाँ कि ये स्पष्ट अंटार्कटिक महाद्वीप आपको दिखाई देता है। लेकिन हमने कहा जैसे आप देखोगे सितंबर के बाद, तो सितंबर के बाद यहाँ जो है बर्फ पिघलने लगती है, तो उस दौरान देखेंगे तो उसका जो वर्तमान स्वरूप होता है, जो पूर्व का स्वरूप होता है, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो इस महाद्वीप के अंदर आप जानते हैं मार्च से लेकर और सितंबर तक, तो इस महाद्वीप पर बर्फ ही जमा रहता है, मार्च से लेकर सितंबर तक। और सितंबर के बाद यहाँ से बर्फ हटना शुरू होता है, क्योंकि आप जानते हैं सूर्य जो है दक्षिणायन होने लगता है ना सितंबर के बाद। तो जैसे जैसे सूर्य ये दक्षिणी ध्रुव पर है आपका अंटार्कटिक महाद्वीप, जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है तो बर्फ वहां से पिघलने लगती है, हटने लगती है। तो इसलिए वहां से, और सितंबर से लेकर 24 सितंबर से लेकर उसके बाद आपका मार्च तक यहाँ पर हमने कहा दिन ही दिन रहता है, क्या रहता है, दिन ही दिन रहता है। और उसके बाद जब आपका मार्च खत्म होगा, मार्च के बाद जब पुनः सूर्य जो है उत्तरायण की तरफ होगा, तो यहाँ पर हमने कहा रात जो है लंबी होने लगती है, या रात हमेशा रातें ही रहती है। तो ये आपका जो निर्जन महाद्वीप है, श्वेत महाद्वीप है, गतिशील महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसलिए क्योंकि ये जो है हमेशा हमने कहा यहाँ पर बहुत सारे अनुसंधान होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं, लेकिन हमने कहा अनुसंधान वगैरह यहाँ पर बहुत सारे केंद्र बनाए गए हैं अन्य अन्य देशों के द्वारा, हमारे भारत के द्वारा भी तीन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसको आप देखोगे दक्षिण गंगोत्री जो बंद हो चुका है, दक्षिण गंगोत्री के बाद आपका मैत्रीय स्थापित किया गया, मैत्री के बाद आपका भारतीय स्थापित किया गया, ये सारे केंद्र स्थापित किए गए हैं। आगे मैं बता रहा हूँ सारी चीजों के बारे में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, क्योंकि यहाँ खोज चल रही, बहुत सारे खनिज संसाधन यहाँ पर हमने कहा उसके साक्ष्य पाए गए हैं, जैसे आपका लौह हुआ या स्वर्ण हुआ, ये सारे हमने कहा खनिज यहाँ पाए गए हैं। तो उसका हमने कहा उसी के लिए या अन्य खोजें भी चलती रहती, क्योंकि ये हमने कहा मुख्य भूमि से थोड़ा सा कटा हुआ या ध्रुवीय क्षेत्र में है, इसीलिए यहाँ पर हमने कहा विज्ञान के बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं। तो इसीलिए इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो है इसका 90% भाग बर्फ से ही ढका रहता है, इसीलिए इसको सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर ठंडा महाद्वीप कहने के कारण यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर ये क्या कहते हैं, मरुस्थल, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल। विश्व का जो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, अंटार्कटिक महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल यहीं पर स्थित है, इसको शीत मरुस्थल ही कह दें, क्योंकि जब पूरा क्षेत्र हमने कहा किसी काम लायक नहीं है, निर्जन है, ना तो यहाँ वनस्पतियां उगती हैं, वनस्पतियों के रूप में कुछ देखेंगे दो एक, उसको आगे मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप इसकी संज्ञा के रूप में याद रखेंगे, ठीक है। बाकी इस महाद्वीप की खोज जो की गई है आप देखोगे अंटार्कटिक महाद्वीप, तो अंटार्कटिक महाद्वीप सर्वप्रथम इसकी जो खोज की गई जेम्स कुक के द्वारा, जेम्स कुक के द्वारा, तो 1773 में जेम्स कुक पहले व्यक्ति हैं जो यहाँ पर जाने वाले हैं, इस महाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाले वो कौन से व्यक्ति हैं, जेम्स कुक हैं। 1773 में सबसे पहले यही जानकारी देते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक दूसरे व्यक्ति विलियम शॉसेन। विलियम शॉसेन, विलियम शॉसेन प्रथम व्यक्ति हैं जो इस महाद्वीप पर पहुंचते हैं, प्रथम व्यक्ति अंटार्कटिक महाद्वीप पर, अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाले, ठीक है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है,
तो आपके विलियम शॉसन है। लेकिन हमने कहा इस महाद्वीप के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है, तो सबसे पहले जानकारी कौन देने वाले व्यक्ति हैं, जेम्स कुक, 1773 में। ठीक है, उसके बाद 1812 में आप देखेंगे तो ये विलियम शॉसन यहाँ पर इस ध्रुव पर पैर रखने वाले पहले पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो आपके अमंडसेन है। कौन? अमंडसेन। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति, या जो हमने कहा अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहला व्यक्ति जाता है भारत की तरफ से, तो वो कौन व्यक्ति है? अंटार्कटिक महाद्वीप पर अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, कौन है? या हमने कहा कि जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। ठीक है, दोनों जब भी पूछा जाए तो जो इस ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है, ठीक है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, ये पूछा गया है। तो ये है आपके रामचरण दास। ठीक है, और जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं, दोनों में अंतर है। हमने कहा इस महाद्वीप पर, अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो आप बताओगे रामचरण दास। लेकिन हमने कहा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आप किसको बताओगे, तो ये आपके हैं गिरिराज सिरोही। ठीक है, गिरिराज सिरोही। तो ये इतनी बातें याद रखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाए अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में पहला व्यक्ति जो है इसके बारे में जानकारी देने वाला वो जेम्स कुक हैं, 1773 में देखते हैं। लेकिन विलियम शॉसन जो है पहले व्यक्ति हैं जो अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचते हैं। और उसके बाद पहला भारतीय व्यक्ति जो इस महाद्वीप पर पहुंचता है वो कौन है, तो वो कौन है, रामचरण दास है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम व्यक्ति जाने वाला कौन है, गिरिराज सिरोही है। और दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है, तो अमुंडसेन है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ से आप अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये हमने कहा चाहे छोटी छोटी परीक्षाएं रेलवे की हों, एसएससी में, यूपीपी में, बहुत सारी परीक्षाओं में ये सारे फैक्ट आपके पूछे जाते रहते हैं ना। तो आज हम इस महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत। देखिए, ये हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप है। और यहां पर आप देख रहे होंगे तो ये आपका, इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, जिसके बारे में आप सुनते होंगे कि उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। तो ये जो बिंदु है इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव। और ये वाला पूरा आपको जो एरिया दिख रहा है इसको कहा जाता है अंटार्कटिक महाद्वीप। तो अंटार्कटिक महाद्वीप जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, उसी से आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका ये अंटार्कटिक महाद्वीप आपका दिखाई देगा। और अंटार्कटिक महाद्वीप इस तरह से जो प्रमुख बातें यहाँ देखोगे तो इसको कहते हैं, ये वाला क्षेत्र कहलाता है बेडल सागर। इसको क्या कहा जाता है, बेडल सागर।
ठीक है। और नीचे यहां देखेंगे ये वाला क्षेत्र, इसको कहा जाता है रोस सागर, रोस सागर, रोस सागर। ठीक है। यहां पर देखेंगे तो ये हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। और इधर देखेंगे तो हमारा है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र आपका कहलाता है प्रशांत महासागर। इसके पश्चिम में और पूरब में देखोगे तो आपको हिंद महासागर दिखाई देगा, नीचे में देखोगे तो आपको राज सागर, और इसके ऊपर में यहाँ बैडल सागर स्थित है ना। उसके बाद ये जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप में जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो प्रमुख पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगी प्रमुख पर्वत श्रृंखला। ठीक है। तो प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ, इसको कहा जाता है, इस पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। क्या कहा जाता है बाबू, इसको कहा जाता है क्वीन मोड, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। ठीक है। या इसी को ट्रांस अंटार्कटिक रेंज भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सॉरी ट्रांस अंटार्कटिक, अंटार्कटिक श्रेणी। ठीक है। तो क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला, इस महाद्वीप के अंदर जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला, या इसको हम ट्रांस अंटार्कटिक श्रेणी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत आप देखोगे इसी में एक है आपका एल्सवर्थ श्रेणी, एल्सवर्थ श्रेणी, एल्सवर्थ श्रेणी। ठीक है। एल्सवर्थ श्रेणी, और एल्सवर्थ श्रेणी पर ही जो इस महाद्वीप की, अंटार्कटिक महाद्वीप की जो सर्वोच्च शिखर है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है, माउंट बिनसप। यहाँ पर माउंट बिनसप, क्या कहते हैं उसको, माउंट बिनसप, माउंट बिनसप। ठीक है बच्चे। तो जब भी पूछा जाए जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, तो 2-3 बातें मैंने आपको यहाँ से बताई। एक मैंने बताया कि इस महाद्वीप के अंदर क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, या उसी को कहा जाता है ट्रांस अंटार्कटिक श्रेणी कहा जाता है ना। और इसी के अंतर्गत एक श्रेणी है आपकी एल्सवर्थ श्रेणी, और एल्सवर्थ श्रेणी पर ही इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च शिखर कौन सी है, माउंट बिनसप है ना यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है इसमें। और यह ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये जो ज्वालामुखी है इसको कहा जाता है माउंट एरेबस। ठीक है। तो माउंट एरेबस जो है आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपसे पूछा जाता है कि महाद्वीप पर, हमारे पूरे महाद्वीप पर या पूरे विश्व में सर्वाधिक दक्षिण में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो आपका कौन सा होता है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी होता है। या मात्र बस इतना आपसे पूछ लिया जाता है कि जो है इस अंटार्कटिक महाद्वीप पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका माउंट एरेबस है। तो माउंट एरेबस किस टाइप का ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, और ये जो है सबसे दक्षिण में स्थित आपका सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तो कहां पर है, यहाँ पर माउंट एरेबस, इसको माउंट एरेबस कहा जाता है। ठीक है। बाकी ये जो आपका रॉस सागर है, रॉस सागर को, ये जो रॉस सागर है, रॉस सागर को ये हमने कहा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा जैव संरक्षित क्षेत्र, जैव
संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, समुद्री। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो रोस सागर है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर में यहाँ पर बेडल सागर है, बाकी इधर हिंद महासागर पूर्व में, और इसके जो है पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है। बाकी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पूछा जाए तो इतनी बातें यहाँ से आप जो है सारी बातें इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए और इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, इसके अलावा इस महाद्वीप के बारे में आप देखोगे तो ये जो आपका महाद्वीप है अंटार्कटिक महाद्वीप है, तो इस महाद्वीप के अंतर्गत यहाँ पर और इसके यहाँ पर और यहाँ पर भारत के द्वारा 3 केंद्र स्थापित किए गए विज्ञान को समर्पित केंद्र हैं। एक आपका है, इसको कहा जाता है दक्षिण गंगोत्री। इसको हम क्या कहते हैं बाबू, दक्षिण गंगोत्री कहते हैं, दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद यहां पर जो है इसको कहा जाता है मैत्री, मैत्री, और इसको कहा जाता है भारती, भारती। ठीक है, तो भारत के द्वारा 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं अनुसंधान वगैरह जहां पर किया जाता है, जैसे दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। दक्षिण गंगोत्री आपका स्थापित किया गया था, इसको स्थापित किया गया था कब, तो इसको स्थापित किया गया था 1983 में, 1983 में, और मैत्री को स्थापित किया गया था 1989 में, और आपका जो भारती है इसको स्थापित किया गया 2012 में, इसको स्थापित किया गया बाबू 2012 में, 2012 के अंदर। ठीक है, ये प्रमुख केंद्र है, तो इसका क्रम याद रखिएगा। ऊपर जो है दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र है, उसके बाद बीच में मध्य में आपका मैत्री अनुसंधान केंद्र है, और इधर जो है आपका कौन सा अनुसंधान केंद्र है, भारतीय अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, बाकी आप देखोगे क्योंकि ये महाद्वीप जो है हमेशा जो है बर्फ से ढका रहता है, तो सदैव ज्यादातर हमने कहा इसका पूरा भाग कैसा है, आपका बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। बाकी यहाँ पर हमने कहा जो प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में देखेंगे तो प्रमुख जीव जंतु, प्रमुख जीव जंतु, तो प्रमुख जीव जंतुओं में आपको यहाँ लाइकेन या मॉस जैसी वनस्पतियां दिखाई देती हैं, लाइकेन या मैंने कहा मॉस। ठीक है, तो लाइकेन या मॉस जैसी वनस्पतियां आपको यहाँ दिखाई देती हैं, और क्योंकि यहाँ पर और जीव जंतुओं में देखेंगे तो जो हमने कहा ये पेंगुइन वगैरह, पेंगुइन, पेंगुइन, क्रिल मछली, क्रिल, क्रिल मछली। ठीक है, तो पेंगुइन है, क्रिल मछली है, यही सारे जीव जंतु आपको यहाँ दिखाई देंगे। बाकी वनस्पतियां आप जानते हैं, वनस्पतियां हमने कहा इस तरह से कुछ खास वनस्पतियां पाई नहीं जाती यहाँ पर, क्योंकि ये बर्फीला क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है। बाकी लाइकेन, मास, छोटी छोटी जो वनस्पतियां होती यही आपको यहाँ दिखाई देता है। बाकी जंतुओं में पेंगुइन है, क्रिल मछली है, यही सारे यहाँ आपको इस महाद्वीप के अंतर्गत दिखाई देंगे, अंटार्कटिक महाद्वीप के अंतर्गत। ठीक है, तो जब भी आपको अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में पूछा जाए तो इतनी बातें यहाँ आप यहाँ से जो है याद रखोगे। तो ये जो महाद्वीपों की श्रृंखला चल रही है, महाद्वीपों के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो एक एक करके सारे महाद्वीपों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो हमने आज बात किया किस महाद्वीप के बारे में, अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में। महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है पहले हमने उसको बताया विस्तार से, और प्रमुख रूप से जो अलग अलग भूखंडों का विभाजन हुआ, किस युग में किन भूखंडों का विभाजन हुआ, सारी बातें मैंने इस क्लास के अंदर आपको बताई। बाकी हमने इस भाग में किसको देखा, अंटार्कटिक महाद्वीप को देखा कि अंटार्कटिक महाद्वीप को क्या कहा जाता है, बाकी इसकी खोज करने वाले विद्वान कौन से हैं,
और प्रमुख बातें इस महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन सी हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा है ना। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो यहाँ की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या उसके अलावा कौन कौन से केंद्र भारत के द्वारा यहाँ स्थापित किए गए हैं, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस महाद्वीप के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास जो होगा महाद्वीपों के बारे में होगा। अगला क्लास हमारा महाद्वीप कौन सा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।